नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल शिद्दत के साथ आप लोग अपने पॉलिटेक्निक अथवा IART एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है और जो भी आपके पास समय है ना बहुत ही कीमती है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिद्दत के साथ आपको तैयारी करना है, जिससे आपका पॉलिटेक्निक अथवा IERT कॉलेज में एक सीट आपका मनचाहा ब्रांच से पक्का हो जाए। प्यारे दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। और इस क्लास में मैं आप लोगों को मापन चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आपको संघर्ष जारी रखना है, तभी आपका जीत पक्का होगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो तुम्हारे अंदर वो आग लगी होनी चाहिए और तब तक लगी होनी चाहिए जब तक कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक सीट आपका पक्का ना हो जाए, वो भी टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिल्कुल शानदार तरीके से। एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से सारी चीजों को हम कवर कराने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार से आपको समझना है और बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने चमचमाता हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या लिखा है? निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन को आप बिल्कुल प्यार से पढ़ा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को यदि आपने गलती पढ़ लिया ना तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा है निम्नलिखित में दूरी का मात्रक नहीं है। अगर जो बच्चा सोच लिया कि दूरी का मात्रक है तो हड़बड़ तड़बड़ में मार दिया मीटर, जो कि गलत है। पूछा है दूरी का मात्रक नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त आपका मीटर भी दूरी का मात्रक है, सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक है और फुट भी दूरी का मात्रक है, लेकिन न्यूटन आपका दूरी का मात्रक नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूटन जो आपका है दूरी का मात्रक नहीं है। न्यूटन आपका किसका मात्रक है बाबू? बल का मात्रक है। ठीक है भाई। 1 मीटर में मैं अगर पूछूं कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में बाबू आपका 100 सेंटीमीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए बाबू कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 फुट में 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में पूछा जाए कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। तो सारी बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन टपक सकता है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। चलिएगा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? आपको बताना है भाई साहब
1 मिनट का समय दो, 1 सेकंड का। ये बैटरी जो है ना थोड़ी सी बैठ चुकी है, मैं सेल को चेंज कर देता हूँ, बस 10-20 सेकंड लगेंगे। हेलो, हेलो, हेलो। अभी क्लियर है ना? ठीक है। सेल को मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि इसको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलो। तो भाई साहब यहाँ पर पूछा है एंगस्ट्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जो आपका एंगस्ट्राम होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। किसका मात्रक है? एंगस्ट्राम आपका प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है केल्विन किस राशि का मात्रक है। जो आपका केल्विन होता है किस राशि का मात्रक है? विद्युत धारा का है कि ताप का है कि ज्योति तीव्रता का है कि उष्मा का है? तो जो आपका केल्विन होता है ताप का मात्रक होता है। केल्विन किसका मात्रक होता है? ताप का मात्रक होता है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो आपका एम्पियर होता है। वहीं पर द्योत तीव्रता का जो मात्रक होता है वो आपका कैंडेला होता है। और उष्मा का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। तो सारी बातें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बोला है लीटर किस पद्धति का मात्रक है। तो जो आपका लीटर है ना वो आपका मीटरी पद्धति का मात्रक है। ये आपका गलत है, इसको मीटरी कर लेना, यानी लीटर जो है मीटरी पद्धति का मात्रक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक किस पद्धति में है। आपको बताना है कि जो आपका एम्पियर होता है वो वैद्युत धारा का मात्रक है। ठीक बात है कि एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है। आपको बताना है वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर किस पद्धति में है। एमकेएस पद्धति में है कि सीजीएस पद्धति में है कि एफपीएस पद्धति में है कि एसआई पद्धति में है। किस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है? तो एसआई पद्धति में विद्युत धारा का जो मात्रक है ना वो आपका एम्पियर होता है। जो बच्चे इस चैप्टर का पहली क्लास ले रखे होंगे ना, जो मैंने कल ले रखा था, उनको बेहतर तरीके से पता होगा कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सॉल्व हो रहे हैं। अब आ जाना भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 पर। हम चारों ऑप्शन को लेते हैं एक साथ में। आ गए? ठीक है। नहीं है क्या यार? अच्छा एक छूट रहा है, चलो चलो। तो ए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है भाई साहब। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में, और एग्जाम का प्रेशर भी होता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो बाबू। क्या बोला है? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम मान क्या होता है? दिया है 0.01 मिमी, 0.02 मिमी, 0.05 मिमी और इनमें से कोई नहीं।
ध्यान से देखो चारों ऑप्शंस को। बोला है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम मान क्या होता है, ये तुमको बताना है। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतम मान होता है वो आपका 0.01 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहां पर तो ऑप्शन में मिलीमीटर में दिया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब तुम कहोगे कि सेंटीमीटर को तुम मिलीमीटर में भी बदल सकते हो, तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्त, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 0.01 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 0.01 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए हम 10 से प्यार से गुणा करोगे तो कितना आएगा अल्पतम मान? 0.1 मिलीमीटर आएगा। अब बताओ 0.1 मिलीमीटर ऑप्शन में है? नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं। आ जाओ, अब आ जाना बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पर। ध्यान से देखना, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये आपका स्क्रू गेज है, ठीक है। तो स्क्रू गेज जो होता है ना, वो आपका पेंच के सिद्धांत पर काम करता है। स्क्रू गेज जो होता है, आपने नाम सुना भी होगा, पेंच के सिद्धांत पर काम करता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां पर देखो क्या बोला है बाबू, 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या बताओ। तो मैंने आपको सार्थक अंक कैसे निकालते हैं केवल और केवल 4 रूल कल की क्लास में बताया था। तो जो बच्चे कल की क्लास देखे होंगे वो मैक्सिमम 2 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो सार्थक अंकों की संख्या बताना है, तो मैंने आपको बताया था 4 रूल। पहला रूल ये बताया था बाबू कि 10 की घात का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा रूल ये बताया था कि दो संख्याओं के बीच जितने भी जीरो आते हैं ना, सब सार्थक अंक में काउंट किए जाते हैं। तो यहां पर भाई साहब दो संख्याओं के बीच जितने भी अंक आते हैं सार्थक अंक में काउंट किए जाते हैं, और बाकी का 2 रूल आगे आने वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। तो सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आ जाओ, आ जाना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन कहीं और है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 भाई साहब आपके सामने है। आपको बहुत ही प्यार से देखना है कि क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करोगे। बताओ कैसे करोगे। बोला है एक कागज की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है, तो मापन में सार्थक अंक कितने होंगे ये तुमको बताना है। यानी कि कागज की मोटाई का सार्थक अंक कितना होगा, तो कितने अंक हैं? 1 2 3, तो सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को आ जाइएगा भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 को। बोला है आपसे कि 4270 का कोटिमान बता दो। किसका? 4270 का भाई साहब कोटिमान बता दो। तो कोटिमान निकालते समय हम क्या करते हैं? सबसे पहले बबुआ हम क्या करते हैं? तो सबसे पहले भाई साहब जो आपका 4270 है ना, इसको हम 10 की घात के रूप में लिखेंगे। और 10 की घात के रूप में लिखते समय एक बात ध्यान में रखेंगे कि लेफ्ट साइड हमको केवल एक अंक रखना है, बाकी के अंकों को हमको दशमलव के राइट साइड रखना है। तो 4270 को हम लिख सकते हैं बाबू 4.27 गुणे 10 पे पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर तुमको कोटिमान निकालना है
तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको 10 की घात के रूप में लिखोगे। 10 की घात में आपको ऐसे लिखना है, केवल एक नंबर आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए और बाकी के जो नंबर हैं वो आपका दशमलव के राइट साइड होना चाहिए, जैसा कि मैंने लिखा है। अब देखो, मैंने एक रूल बताया था कि अगर तुम्हारा ये जो नंबर है, अगर ये जो तुम्हारा नंबर है 3.16 से बड़ा है, अगर ये जो तुम्हारा नंबर है 3.16 से बड़ा है, तो कोटिमान निकालते समय क्या करते हैं, तो कोटिमान निकालते समय हम क्या करते हैं, 10 की घात में 1 जोड़ देते हैं। फिर से सुनो, अगर ये तुम्हारा जो नंबर है 3.16 से बड़ा है, सिंपल सी बात है कि 4.27 जो है 3.16 से बड़ा है, तो कोटिमान निकालते समय करना आपको कुछ नहीं है, जो आपका 10 की घात 3 है ना, तो घात में 1 ऐड कर दो, तब तुम्हारा कोटिमान 10 पे पावर 4 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर भाई साहब यह जो आपका नंबर है 4.27 ना हो करके रहता 1.16 गुणे 10 पे पावर 3, तब क्या कोटिमान होता? यह जो आपका 1.16 है वो क्या है, 3.16 से छोटा है। 1.16 जो है वो आपका 3.16 से छोटा है, तब आपका कोटिमान यही हो जाता, यानी आपका कोटिमान 10 पे पावर 3 ही होता। समझ में आ गया? चलिएगा, अब आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 11 पर। आपको क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ही शिद्दत के साथ, आजा बढ़ जा यार, क्या कर रहा है, चलो ठीक है। ये देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, सुग्राही संयंत्र में मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि। सुग्राही संयंत्र में मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है इसकी अच्छी फिनिश है, ऑप्शन नंबर बी आपका है इसका सार्थक अंक अधिक है, ऑप्शन नंबर सी आपका है इसकी आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई साहब सुग्राही संयंत्र में मापन करने पर शुद्धता इसलिए बढ़ जाती है ना, क्योंकि इसका सार्थक अंक अधिक होता है। क्योंकि इसका सार्थक अंक क्या होता है बबुआ, अधिक होता है, इसलिए शुद्धता बढ़ जाती है। चलिएगा, अब भाई साहब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 12 पर। बोला है पिच्छत त्रुटि का कारण है, तो पिच्छट त्रुटि का जो कारण होता है ना, पेच के ढिबरी का ढीला हो जाना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। बोला है वैद्युत विभव का एमकेएस पद्धति में मात्रक है, तो वैद्युत विभव का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक है ना वो आपका वोल्ट होता है। वैद्युत विभव का एमकेएस पद्धति में जो मात्रक है वो आपका वोल्ट होता है। एम्पियर जो मात्रक है ये किसका है बाबू, विद्युत धारा का। बार बार एक ही चीज को मैं बता रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लास में याद हो जाए। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश का मात्रक कूलाम है, और न्यूटन पर कूलाम किसका है ये तुम बताओगे। चलो ठीक है ना, आ जाओ, आ जाना भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 पर। इनको भी थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, ठीक है। ओहो ठीक, आ जाओ। तो भाई साहब अभी नहीं हुए का, चलो। बल का सीजीएस मात्रक बताओ। बल का आपको सीजीएस मात्रक बताना है। न्यूटन दिया है, किलोग्राम दिया है, डाइन दिया है, इनमें से कोई नहीं, वो वाला डाइन नहीं, भूत वाला, ठीक है। तो आपको बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक बताना है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, बल का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है ना वो आपका डाइन होता है। बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो आपका डाइन होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताओगे? तो एमकेएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है ना
वो आपका न्यूटन होता है। एम के एस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। तुम हमको बता दो एम के एस पद्धति में, मैंने बता दिया, एसआई पद्धति में बताओ क्या होता है। चलो बताओ। एम के एस पद्धति में बल का मात्रक मैंने तुमको बता दिया है, सॉरी ए एस आई है यार। एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक है वो आपका न्यूटन है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। एम के एस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है ये तुम बता दो। एम के एस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है ये तुम हमको बता दो। तो एम के एस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो तुम्हारा किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है। तो तीनों पद्धतियों में मैंने आपको बल का मात्रक बता दिया है। आप ध्यान में रखिएगा कि एम के एस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, और एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए छूटना नहीं चाहिए, इसलिए सारी चीजें बता रहा हूं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आ जाओ भाई साहब 15 पर। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है ये बताओ। कार्य का आपको सीजीएस मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो भाई साहब कार्य का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो आपका अर्ग होता है। कार्य का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो आपका अर्ग होता है। और एसआई पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। एसआई पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। और एम के एस पद्धति की बात करें तो बल का जो, 1 मिनट का समय दो, लाइट के फ्लैक्चुएशन की वजह से बोर्ड आपका ऑफ हो गया है। बस 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका बोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। ये ना बोलो कि गुरुजी तो मास्टरवा केवल सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक बताया था, ना तो एमकेएस बताया, ना तो एसआई। इसलिए सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। कहीं से भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन तुमसे पूछे ना, छूटेगा नहीं। इसलिए मैं बिल्कुल शानदार तरीके से, किस तरीके से क्वेश्चन को एग्जामिनर घुमा सकता है, उन सारे क्वेश्चन पर भी मैंने क्वेश्चन बना रखा है। तो सारी चीज़ों को अपने नोटबुक में नोट करते करना मेरे दोस्त, आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर मैं जितना आपको बता रहा हूँ इतना नोट कर लो ना, तो बिल्कुल शानदार तरीके से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। एग्जाम हॉल में जाकर के देख लेना। ये पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है। हमारे बच्चे आईईआरटी के साथ साथ पॉलिटेक्निक में पूरा एकदम बेजोड़ तरीके से झंडा गाड़ रखे हैं। किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर लो, यूपी के किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर लो, बिहार में भी हमारे बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। चलो मैं उतना ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि मैं पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ कि अच्छी से अच्छी शिक्षा बच्चों को दिया जा सके। चलिएगा। हो 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 आ जाइए। चलिए कहाँ पर था मैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर था। हाँ आजा भाई, आजा भाई, आजा। ओए होए 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 ओए होए ओए होए, 15 15 15, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है ये तुमको बताना है। तो कार्य का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है ना, वो तुम्हारा भाई साहब अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। अगर तुमसे एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक पूछा जाए तो क्या होता है? तो एसआई पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। एसआई पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है। और एम के एस पद्धति में अगर कार्य का मात्रक पूछा जाए तब क्या होता है? तो एम के एस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है बबुआ? न्यूटन मीटर होता है एम के एस पद्धति में। तो तीनों पद्धतियां ध्यान में रखना। सीजीएस पद्धति में अर्ग, एसआई पद्धति में तुम्हारा जूल,
और MKS पद्धति में न्यूटन मीटर होता है ना। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो इस बार आपको सिलेक्शन छीन लेना है, और छीनोगे कब? जब बिल्कुल बेहतर तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी करोगे। चलिए अब आ जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को आप बहुत ही प्यार से समझिएगा। बोला है 0.310, आपको दे रखा है बबुआ 0.310 गुणे 10 पे पावर 3 में सार्थक अंकों की संख्या बताओ। तो पहला ही रूल मैंने तुमको बताया था कि 10 की घात का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 10 की घात का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3। तो सार्थक अंकों की संख्या बबुआ 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब 17 पर आ जाओ। ये देखो, इनको भी थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ भाई, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप बहुत ही प्यार से देखिएगा, समझिएगा, चलिएगा। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? बोला है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 गुणे 10 पे पावर 5 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी का कोटिमान तुमको बताना है। कितना? कोटिमान बताना है। कितनी दूरी है भैया चंद्रमा से पृथ्वी का? 3.84 गुणे 10 पे पावर 5 किलोमीटर है। तुमको कोटिमान बताना है। तो कोटिमान निकालते समय बस एक के बात ध्यान में रखना है कि जो आपका आगे का नंबर है अगर 3.16 से बड़ा है, 3.16 से बड़ा है, तो जो आपका 10 की घात है ना, इसी में खच से एक जोड़ दो। तो जो आपका 3.84 है ना, 3.16 से बड़ा है, तो आपका जो कोटिमान होगा ना 10 पे पावर 5 है, तो पावर में एक जोड़ दो, तो 10 पे पावर 6 कोटिमान हो जाएगा। बस एक कॉन्सेप्ट है कि अगर 3.16 से बड़ा है ए वाली वैल्यू, तो आपको 10 की घात में एक ऐड कर देना है, वही कोटिमान होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताओ कोई दर्द है कोई परेशानी? नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब 17-18 पर आ जाओ। बोला है सार्थक अंकों में होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जो बच्चा कल की क्लास देखा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको बताया था बाबू कि अगर आप गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, भाग और गुणा करते समय जो भी आपका भागफल आता है, जो भी आपका गुणनफल आता है, उसमें आपको कम से कम माप वाला सार्थक अंक लेना है। कैसे? तो सबसे पहले 185 का बबुआ 1.52 में तुम गुणा कराओ। क्या करोगे गुरु? 185 का गुणा कराओगे 1.52 में। तो 185 का 1.52 में गुणा कराओगे, मैंने गुणा करा रखा है। तो कितना आएगा भाई साहब? 281.2 आएगा। लेकिन सार्थक अंक का रूल ये कहता है कि गुणा और भाग करते समय गुणनफल और भागफल का आपको वही सार्थक अंक लेना है जो कि कम से कम माप वाला सार्थक अंक है। तो तुम बताओ मेरे दोस्त, कम से कम माप वाला सार्थक अंक क्या है? तो अगर तुम 185 का सार्थक अंक निकालोगे तो भी 3 मिलेगा, और 152 का सार्थक अंक निकालोगे तो भी 3 मिलेगा। यानी कि सार्थक अंक जो हमारा कम से कम माप की है ना, वो 3 सार्थक अंक है। तो यहां पर भी आपको केवल और केवल रिजल्ट में जो आपका गुणनफल आया है वो आपका 3 सार्थक अंक वाला ही लेना है। यानी कि जो आपका आंसर होगा केवल और केवल 281 होगा। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो बस इतना अपनी खोपड़ी में बैठा लो कि गुणा और भाग करते समय
जो भी तुम्हारा गुणनफल और भागफल आता है उसमें आपको कम से कम माप वाला सार्थक अंक लेना है। जैसे यहाँ पर भी 3 सार्थक अंक है, यहाँ पर भी 3 सार्थक अंक है, तो हमको रिजल्ट में भी केवल 3 सार्थक अंक लेना है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया? हाँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर आ जाओ 19 पर। सार्थक अंकों की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे अधिक यथार्थ है। यानी आपको सार्थक अंकों की दृष्टि से इन चारों में कौन सबसे बेहतर है ये तुमको बताना है। एक बात बताओ मैं तुमको, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ना बाबू, वो चारों ऑप्शन सेम है। यानी यहां पर भी रिजल्ट निकालोगे तो भी बाबू तुमको 3000 ही मिलेगा, यहां पर भी रिजल्ट निकालोगे तो भी तुमको 3000 ही मिलेगा, यहां पर रिजल्ट निकालोगे तो भी तुमको 3000 ही मिलेगा, और यहां पर रिजल्ट निकालोगे तो भी तुमको 3000 ही मिलेगा। लेकिन बताना ये है कि सार्थक अंकों की दृष्टि से चारों में कौन सबसे बेस्ट है, कौन सबसे सही है। तो भाई साहब 3000 को हम क्या करेंगे, 10 की घात के रूप में लिखेंगे। तो 3000 को 3.30 चिपकाएंगे और 10 पे पावर 3 करेंगे। यही सबसे बेस्ट रूप है, यही बबुआ सबसे बेस्ट रूप है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, हाँ आ जाओ, आ जाओ भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका सेम कॉन्सेप्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 20, सार्थक अंकों की दृष्टि से निम्नलिखित में सबसे अधिक यथार्थ है। तो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 19 में ही सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 20 भी है। इसकी भी वैल्यू आपका बाबू 5000 ही है, इसकी भी वैल्यू आपका 5000 ही है, इसकी भी वैल्यू आपका 5000 ही है, इसकी भी वैल्यू आपका 5000 ही है। तो 5000 को अगर सही से लिखा जाए ना बाबू, तो 5.30 गुणे 10 पे पावर 3 लिखना है। यही सबसे सही रूप है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बताओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बहुत ही प्यार से देखना है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। तो प्यार आपको क्वेश्चन से करना है, ठीक है ना। चलो, बोला है एक घनाकार ठोस की प्रत्येक भुजा जो है ना, वो तुम्हारा 1.2 सेंटीमीटर है, मापी गई। ठोस का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताओ। तो तब से पहले भैया इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको घन का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो घन का जो आयतन होता है ना, वो क्या होता है? घन का जो आयतन होता है भाई साहब, वो आपका भुजा का क्यूब होता है, जिसको तुम ए क्यूब भी बोलते हो। तो घन की भुजा क्या ताना है? तो घन की भुजा भैया 1.2 है। तो 1.2 का भाई साहब क्यूब करोगे ना, तो मिलेगा आपको 1.728। ये तुमको रिजल्ट के रूप में आएगा, घन का आयतन के रूप में। लेकिन आपको शुद्ध सार्थक अंकों में बताना है। तो मैंने तुमको बताया है कि गुणा और भाग करते समय जो भी तुम्हारा गुणनफल और भागफल आता है, उसमें उतने ही सार्थक अंक लेने हैं जितना कि कम से कम माप वाला सार्थक अंक है। यहां पर भी गुणा हो रहा है बाबू, 1.2 का होल क्यू का मतलब 1.2 गुणे 1.2 गुणे 1.2। तो यहाँ पर 1.2 का अगर तुम सार्थक अंक निकालोगे तो केवल और केवल 2 आएगा, केवल और केवल 2 आएगा। यानी कम से कम माप वाला जो सार्थक अंक है वो आपका 2 है। कम से कम माप वाला जो सार्थक अंक है वो आपका 2 है। तो आपको जो गुणनफल आया है, जो रिजल्ट आया है, इसमें भी आपको केवल 2 अंक वाला सार्थक अंक लेना है।
तो आपका जो रिजल्ट होगा बाबू ना, वो आपका 1.7 होगा। ये आपका शुद्ध सार्थक अंकों में आंसर होगा। समझ में आया? यानी कि जो भी आपका कम से कम माप का सार्थक अंक है ना, जैसे यहाँ पर कम से कम माप का सार्थक अंक केवल 2 है, तो रिजल्ट में भी आपको केवल 2 अंकों तक ही लेना है। यानी आपका जो आयतन होगा शुद्ध सार्थक अंकों में, वो आपका 1.7 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बताओ कोई परेशानी है कोई दर्द नहीं है? आ जाओ, आ जाना मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो 22 को हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। आजा आजा, सी डी और डी। चलो, ये आपका भाई साहब है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्या बोला है? एक आयताकार तख्ते की लंबाई 1.4 मीटर तथा चौड़ाई 84 सेंटीमीटर है। तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में बताना है। तख्ते का जो क्षेत्रफल है ना, वो तुमको उचित सार्थक अंकों में बताना है। तो तख्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो तख्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? तख्ते की लंबाई में चौड़ाई से खच्च से गुणा कराओगे। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर जो लंबाई है वो तुम्हारा मीटर में है और जो चौड़ाई है वो तुम्हारा सेंटीमीटर में है। तो गुणा करा दोगे? नहीं कराओगे। आप तभी गुणा करा सकते हो जब आपके दोनों डायमेंशन यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपका एक ही मात्रक हो। यानी अगर लंबाई तुम्हारा मीटर में है तो चौड़ाई भी मीटर में होना चाहिए। तो ए आपका मीटर में है, चौड़ाई को हम मीटर में बदलते हैं। तुमको पता है कि 1 मीटर में बबुआ 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालोगे तो 1/100 मीटर आएगा। यानी कि अगर हमको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। कब? अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 84 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? इसी में प्यार से तुम 100 से भाग दोगे ना, तो ये आपका मीटर में बदल जाएगा। अब देखो, लंबाई भी मीटर में हो गई, चौड़ाई भी मीटर में। तो लंबाई आपका बाबू 1.4 है, चौड़ाई आपका 84/100 है। ठीक है बाबू? हाँ। अब देखो भाई साहब, ऊपर में एक अंक पे दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर भी 10 से गुणा कर दो और नीचे भी 10 से गुणा कर दो। ठीक है, तो आपका जब 10 से गुणा करोगे ऊपर में तो दशमलव हट जाएगा, यानी कि 14 गुणे का 84 होगा। और नीचे जब 10 का गुणा 100 में होगा तो बट्टे का बबुआ 1000 हो जाएगा। 1000 ही हो जाएगा। अब देखो, 14 चौको 56 को 6 हासिल बचेगा 5, 14 पछे 76, 14 छक 84, 14 सते 98 और 14 बट्ठे कितना होता है जी? 112। 112 में 5 जोड़ोगे तो 117 आएगा। अब बट्टे का बबुआ आएगा 1000। अब 1000 से 1176 में भाग दोगे तो 1.176 आएगा। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है एरिया का। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, तुमको क्या बताना है? सार्थक अंकों में, शुद्ध सार्थक अंकों में। तो यहाँ पर मैंने गुणा किया है। तो मैंने रूल में बताया था कि गुणा और भाग करते समय जो भी आपका गुणनफल और भागफल आता है उसमें उतने ही सार्थक अंक लेना है जिसमें कि कम से कम माप वाला सार्थक अंक हो। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या निकालोगे तब वो 2 आएगा, और यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या निकालोगे तब वो 2 आएगा। अब तुम सोच रहे हो इसको करके दिखाओ, तो 84 में 100 से भाग दोगे तो 0.84 आएगा। यानी यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या 2 आएगा।
तो आपका रिजल्ट में जो सार्थक अंक लेना है ना, केवल 2 अंक वाला लेना है। तो 1.176 ना लेकर के बाबू आपको कितना लेना पड़ेगा, 1.1 लेना पड़ेगा। 1.1 लेना पड़ेगा, या 1.1 को तुम 1.2 भी ले सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि गुणा और भाग करते समय जो भी तुम्हारा गुणनफल आता है, जो भी तुम्हारा भागफल आता है, उसमें देखना है कि किसमें कम से कम माप वाला सार्थक अंक है। जैसे इसमें भी 2 सार्थक अंक है, इसका भी 2 सार्थक अंक है, तो रिजल्ट में भी आपको केवल 2 अंक वाला सार्थक अंक लेना है। यानी कि यह जो लास्ट के 2 नंबर है ना, इनको खल्लास कर देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब आ जाइएगा। ओ हो 23 पर। चलिए, क्या बोला है, कंपन कर रही एक वस्तु की आवृत्ति 250 कंपन पर सेकेंड है, उसके आवर्तकाल का कोटि मान बताओ। कोटि मान बताना है। तो सबसे पहले भैया आपको आवृत्ति दे रखा है 250 कंपन पर सेकेंड, और आपको आवर्तकाल की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आवर्तकाल जो होता है ना बाबू, वो आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आपका आवर्तकाल होता है आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि t बराबर आपका होता है 1/n। t बराबर होता है 1/n, यानी कि जो आपका आवर्तकाल होता है आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो भाई साहब, t बराबर आपको आवृत्ति की वैल्यू कितना दे रखा है, 250। ठीक है, अब एक में तुमको भाग देना है 250 से, तो एक में तुमको भाग देना है भाई साहब 250 से, तो प्यार से क्या करेंगे, 1000 से ऊपर भी गुणा कर दो और 1000 से नीचे भी गुणा कर दो। इससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, इसलिए मैंने किया है 1000 से ऊपर भी गुणा, 1000 से नीचे भी गुणा। अब भाई साहब आपका t बराबर क्या होगा, 1000 का गुणा एक में करोगे तो बबुआ तुम्हारा 1000 होगा, और नीचे गुणा मत कराना, ऐसे ही रखो 250 गुणे का बाबू 1000। अब 250 से 1000 को काटोगे तो 4 बार में कटेगा, यानी t बराबर आपको मिल जाएगा 4 बट्टे का बाबू 1000। तो 4 बट्टे 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 पे पावर माइनस का 3 लिख सकते हैं ना। हाँ, 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 लिख सकते हैं। अब तुमको कोटिमान बताना है, तो कोटिमान निकालते समय बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि जो आपका यह नंबर है, क्या 3.16 से बड़ा है कि 3.16 से छोटा है। तो तुम कहोगे कि जो हमारा 4 है 3.16 से बड़ा है, तो कोटिमान निकालते समय क्या करोगे, जो आपका 10 पे पावर माइनस 3 है ना, इसी में एक ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा 10 पे पावर माइनस का 2। यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बच्चे गलती पता है कहाँ करते हैं, जैसे उसने देखा कि 10 पे पावर माइनस 3 है, और जो हमारा यह आगे का नंबर है 3.14 से बड़ा है, यानी कि हमको पावर में एक ऐड कर देना है, तो 10 पे पावर माइनस 3 एक ऐड कर दिया तो 10 पे पावर माइनस का 4 होगा। लेकिन उनके खोपड़ी में ये नहीं होता कि माइनस का 3 में जब एक जोड़ोगे तो माइनस का 2 बनेगा। तो इन बातों का ध्यान में रखिएगा, तो आपका भाई साहब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, नहीं तो जल्दी जल्दी के चक्कर में एकदम धुआं धुआं हो जाओगे। अब बाहर जब तुम्हारा दोस्त पूछेगा कि भाई कोटिमनवा वाले के कौन सा ऑप्शन सही रहल, तो पता चलेगा दोस्त का सही है, तुम्हारा ही गलत है, तो सर पर हाथ रख लोगे। तो पहले ही मैं तुमको सारी चीज़ों को अवगत करा रहा हूँ कि जिससे गलती ना करो, इसलिए हर चीज़ों को बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आ जाओ,
बोला है एक कमरे की बीमाएं 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर है। इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रखे जा सकने वाले गोलों की संख्या कोटिमान में होगी। एक आपका भाई साहब कोई कमरा है जो 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले रखे जा सकते हैं, ये तुमको बताना है। तो करोगे कैसे? तो हम क्या करेंगे, कमरे के आयतन में एक गोले के आयतन से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने गोले रखे जा सकते हैं। कमरे के आयतन में एक गोले के आयतन से भाग दे दोगे तब तुमको पता चल जाएगा कि कितने गोले रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब हम क्या करेंगे, एक गोले का आयतन निकालेंगे। एक गोले का भाई साहब क्या करेंगे, एक गोले का आयतन निकालेंगे। तो बताओ गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन आपका होता है भाई साहब 4/3 पाई आर क्यूब। ये तुम्हारा गोले का आयतन होता है, ठीक है। अब देखो भाई साहब 4/3 होगा, पाई की वैल्यू बबुआ 22/7 होगा, आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो 5 का क्यूब करोगे तो मिलेगा भाई साहब 125 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो 125 का गुणा हम 4 में करा देते हैं तो मिलेगा आपको 500 गुणे 22 और निचवा में 3 सते 21। ये आपके एक गोले का आयतन मिल गया। वो भी किस में मिला है, सेंटीमीटर क्यूब में। ध्यान में रखो नहीं तो गलती हो जाएगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में दी थी तो मैंने सेंटीमीटर क्यूब में एक गोले का आयतन निकाल लिया। अब भाई साहब यहां पर जो कमरे का आयतन है ना वो तुम्हारा मीटर में दिया है। कमरे का जो आयतन है वो तुम्हारा मीटर में दिया है और गोले का आयतन तुमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है। तो सबसे पहले क्या करोगे, कमरे की जो बीमाएं हैं ना उनको तुम सेंटीमीटर में करो, तभी तो आपका मात्रक सेम होगा। ए सेंटीमीटर में है तो जो कमरे की बीमाएं हैं इनको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। अब तुमको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 5 मीटर में तुम्हारा 500 सेंटीमीटर, 4 मीटर में बाबू तुम्हारा 400 सेंटीमीटर और 3 मीटर में तुम्हारा 300 सेंटीमीटर। अब देखो आपका बीमाएं भी सेंटीमीटर में हो गई और गोले का आयतन भी सेंटीमीटर हो गया। अब तुमको गोलों की संख्या, तो गोलों की संख्या n बराबर कैसे निकालोगे, तो गोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, कमरे के आयतन में एक गोले के आयतन से भाग दे दो। तो कमरे का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई तुम्हारा है 500 सेंटीमीटर, चौड़ाई तुम्हारा है 400 सेंटीमीटर और ऊंचाई तुम्हारा है बबुआ 300 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा कमरे का आयतन हो गया। तो कमरे के आयतन में एक गोले के आयतन से भाग दे दो। एक गोले का आयतन 500 गुणे 22 अब बट्टे का भाई साहब 21 है। अब काट पीट करो, खच खच खच। तो भाई साहब 500 से ही 500 खोपचे में 2 से काटेंगे तो 11 बार में, 2 से काटेंगे तो 200 बार में। तो आपका कितना होगा 200 गुणे 300, ये आपका 21 ऊपर जाएगा तो गुणे आपका 21 होगा। अब बट्टे का भाई साहब 11 होगा। ये गोलों की संख्या निकला है। इसका कैलकुलेशन करने पर क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। कैलकुलेशन करोगे ना बाबू तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 11 45 45। कैलकुलेशन करोगे भाई साहब तो आपको मिलेगा 11 45 45 पॉइंट समथिंग मिलेगा। लेकिन आपको कोटिमान से मतलब है तो इसको तुम क्या करोगे 10 की घात के रूप में लिखोगे। तो देखो 1 2
3 4 5, यानी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1.1 गुणे 10 पे पावर 5 के रूप में। तो कोटिमान तुमको निकालना है, तो कोटिमान निकालते समय एक ही बात ध्यान में रखना है कि जो हमारा आगे का नंबर है, जो हमारी आगे की संख्या है, क्या 3.16 से बड़ी है कि छोटी है। तो तुम कहोगे 1.1 जो है ना 3.16 से छोटी है, तो अब तुम्हारा कोटिमान 10 पे पावर 5 ही होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताओ कोई दर्द है कोई परेशानी तो बताओ। तो बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 को हम करते हैं नीचे। अभी लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीडीएफ अगर चाहते हो ना क्वेश्चन का तो कहाँ पर पा सकते हो, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बस आप क्लास को बेहतर तरीके से समझिए भाई साहब। चलो, बोला है यदि एक जीवाणु की लंबाई 1 माइक्रोन हो तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या बता दो। जीवाणु की जो लंबाई है 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या बता दो। तो सबसे पहले ये बताओ ना कि 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है। सबसे पहले ये बताओ 1 माइक्रोन की वैल्यू कितने मीटर के बराबर होती है। तो तुम कहोगे गुरुजी 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा 10 पे पावर माइनस का 6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन की वैल्यू 10 पे पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है। बोला है 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या बताओ। तो भाई साहब एक जीवाणु की जो लंबाई है, एक जीवाणु की जो लंबाई है वो तुम्हारा 1 माइक्रोन दे रखा है। एक जीवाणु की लंबाई 1 माइक्रोन दे रखा है। तो हमको पता है कि 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है वो 10 पे पावर माइनस का 6 मीटर के बराबर है। यानी एक जीवाणु की जो लंबाई है 10 पे पावर माइनस का 6 मीटर है। तुमसे क्या पूछा है, 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर 1 मीटर की वैल्यू निकालोगे ना तो 10 पे पावर माइनस 6 लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो 1 मीटर में 10 पे पावर 6 जीवाणु पाए जाएंगे। 1 मीटर में 10 पे पावर 6 जीवाणु पाएंगे, क्योंकि 10 पे पावर माइनस 6 तुम्हारा लेफ्ट साइड आएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 पे पावर 6 हो जाएगा। यानी 1 मीटर लंबाई में 10 पे पावर 6 जीवाणु होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बताओ क्या दिक्कत है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। ध्यान से आराम से इसको देखिएगा। चल जा हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 26 को आप प्यार से देखिएगा। क्या लिखा है, एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान 10 पे पावर माइनस 15 किग्रा है। तो 25 मिलीग्राम रक्त में ऐसे कणों की अनुमानित संख्या बता दो। क्या बोला है, एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान 10 पे पावर माइनस का 15 किग्रा है। तो 25 मिलीग्राम रक्त में ऐसे कणों की संख्या बता दो। तो क्या करोगे, 25 मिलीग्राम में हम क्या करेंगे, एक लाल रुधिर कणिका के द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो हमको कणों की संख्या मिल जाएगी। क्या करेंगे, जो कुल द्रव्यमान हमारा 25 मिलीग्राम है ना, इसी में हम एक लाल रुधिर कणिका के द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो हमको कणों की संख्या मिल जाएगी। तो भैया 25 मिलीग्राम की बात किया है, 25 मिलीग्राम की बात किया है। तो भाई साहब आपको पता है 1 मिलीग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस का 6 किग्रा होता है। तो 25 मिलीग्राम को अगर तुम किग्रा में चेंज करोगे तो क्या ना मिलेगा, मिलेगा 25 गुणे 10 पे पावर माइनस का 6 किग्रा। यानी कि जो आपका टोटल भार है, जो आपका टोटल द्रव्यमान है
वो आपका 25 गुणे 10⁻⁻⁶ किग्रा है। अब टोटल द्रव्यमान में एक लाल रुधिर कणिका के द्रव्यमान से भाग दोगे ना, तब आपको भाई साहब कणों की संख्या मिल जाएगी। तो कणों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, आप कुल द्रव्यमान जो कि आपका 25 गुणे 10⁻⁻⁶ है, कुल द्रव्यमान में एक लाल रुधिर कणिका के द्रव्यमान से भाग दे दो। तो एक लाल रुधिर कणिका का द्रव्यमान 10⁻⁻⁻ है। सॉल्व करिएगा तो 25 गुणे 10⁻⁹ मिलेगा, यानी कि 25 मिलीग्राम में 25 गुणे 10⁻⁹, 25 गुणे 10⁻⁹ कणों की संख्या मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताओ कोई दर्द है? नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब 27 पर आ जाइएगा। बोला है किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में भाई साहब 5 वर्ष लगते हैं। तो तारे से पृथ्वी की दूरी तुमको किलोमीटर में बताना है। प्यार से देखना, किलोमीटर में तुमको बताना है, ये नहीं कि एकदम खर्च खर्च मार के रख दे मीटर में, किलोमीटर में बताना है। ठीक है, चलो। तो भाई साहब 5 वर्ष लगते हैं। तुमको पता है बबुआ कि एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कहताना होती है। तुमको पता है बबुआ एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। अगर इसी को तुमको किलोमीटर में बदलना है, इसी को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करोगे, तो 1 किलोमीटर में भाई साहब आपका 1000, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ध्यान से देखो। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में बबुआ 1000 मीटर होता है। तो यहाँ से अगर 1 मीटर की वैल्यू निकालोगे ना तो 1/1000 किलोमीटर होगा। यानी कि मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो क्या करोगे, मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे दोगे। तो जब 1000 से आप इसमें भाग दोगे ना, 1000 से भाग दोगे तो आपका एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू आएगी 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर आएगा। कल की क्लास में भी बताया था, ठीक है। यानी एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू अगर किलोमीटर में देखोगे तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होगा। बोला है 5 वर्ष लगते हैं, यानी 5 प्रकाश वर्ष की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर निकाल लो। 5 वर्ष या 5 प्रकाश वर्ष की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड 5 से गुणा कर दो। तो 5 गुणे 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। तो गुणा कराओ भाई साहब, 5 छक 30, 5 चौक 20, 3 23 को 3, 5 9 45, 2 47। कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, ठीक है। गुणे 10⁻12 किलोमीटर। अब भाई साहब जो आपका आंसर है ना, एक अंक पे दशमलव लगा कर दिया है, तो एक अंक पे दशमलव लगा दो। आप भी काहे का परेशान होते हो। तो 4.73 गुणे 10⁻13 किलोमीटर होगा। यानी कि जो दूरी की वैल्यू होगी तारे और पृथ्वी के बीच किलोमीटर में 4.73 गुणे 10⁻13 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताओ कोई दिक्कत है कोई परेशानी तो आप हमें बता दो। चलो लास्ट पर ही चल रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन और होंगे। आ जाओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर आप 28 पर। चलिएगा। तो भाई साहब आपका क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। आप जो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को आप बहुत ही प्यार से देखिएगा।
क्या बोला है, कांच के एक गुटके की विमाएं 50 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। तो MKS प्रणाली में गुटके का आयतन बताना है। क्या, MKS प्रणाली में आपको गुटके का आयतन बताना है। तो MKS का मतलब क्या होता है, MKS का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है बबुआ मीटर। M का मतलब भाई साहब क्या होता है आपका, मीटर होता है। K का मतलब आपका किलोग्राम होता है और S का मतलब आपको सेकेंड होता है। तो MKS प्रणाली में गुटके का आयतन बताना है। तो MKS प्रणाली में गुटके का आयतन कैसे निकालोगे, जब सभी बीमाओं को तुम किस में बदलोगे, मीटर में बदलोगे। अब तुमको मैंने बताया है कि 1 मीटर में भाई साहब 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू अगर निकालोगे तो 1/100 मीटर के बराबर आएगा। यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करोगे, 100 से भाग दे दोगे। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 50/100 होगा। उसी प्रकार से 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 20/100 होगा। और 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 2.5/100 हो जाएगा। अब प्यार से आयतन निकाल लो। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई तुम्हारा 50/100 हो गया, चौड़ाई तुम्हारा 20/100 हो गया, ऊंचाई तुम्हारा 2.5/100 हो गया। अब सॉल्व कर लो एकदम खाचा खाच। तो भाई साहब 50 दूना 100, 2 से काटोगे तो 2 दहिया में 20, 0 से A0 खोपचे में, तो आपको मिल जाएगा 2.5/10 का गुणा 100 में करोगे तो 1000 मिलेगा। बताओ कोई दर्द है, कोई परेशानी है तो बता दो आप। अब देखिए 2.5/1000 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10⁻³ तो देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी सही होगा। ऑप्शन नंबर भाई साहब सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को प्यार से समझ के करना है। MKS की बात किया है तो सभी सेंटीमीटर को मीटर में बदलकर तब आयतन निकालना है। अब डायरेक्ट झोंक पड़ोगे तो फिर मैटर गड़बड़ा जाएगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 को आप प्यार से देखिएगा और हम भी देखते हैं, आप भी देखिए। चलिए देखो क्या बोला है, बोला है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10⁻⁶ नैनो सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चक्कर लगा रहा है। तो भैया एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, एक चक्कर लगाने में भाई साहब कितना लगता है इलेक्ट्रॉन को, एक चक्कर लगाने में भाई साहब 10⁻⁶ नैनो सेकंड लगता है। नैनो सेकंड लगता है, एक चक्कर लगाने में 10⁻⁶ नैनो सेकंड लगता है। अब तुमको पता है कि एक नैनो सेकंड की वैल्यू कितना होती है, 10⁻⁹ सेकंड के बराबर होती है। और एक चक्कर लगाने में 10⁻⁶ नैनो सेकंड लगता है और एक नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड होता है। तो यहाँ से भाई साहब अगर एक सेकंड की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, एक सेकंड की वैल्यू निकालोगे तो 1/10⁹ नैनो सेकंड के बराबर आएगा। चक्कर कितना लगाएगा ना, तो एक नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो नैनो सेकंड को तुम डायरेक्ट क्या करो भाई साहब, नैनो सेकंड को तुम सेकंड में बदल लो। तो एक नैनो सेकंड में 10⁻⁹ सेकंड होता है। तो नैनो सेकंड को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁹ से गुणा कर दो तो आपका ये सेकंड में बदल जाएगा। तो 10⁻⁻6 का 10⁻⁹ में गुणा कराओगे
तो एक चक्कर लगाने में 10 पे पावर माइनस का 15 सेकंड लगेगा। एक चक्कर लगाने में 10 पे पावर माइनस 15 सेकंड लगेगा। तुमसे क्या पूछा है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। एक चक्कर लगाने में 10 पे पावर माइनस 15 सेकंड लग रहा है, तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो 10 पे पावर माइनस 15 लेफ्ट साइड आएगा, तो एक सेकंड में भाई साहब 10 पे पावर 15 चक्कर लगाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं। एक चक्कर लगाने में 10 पे पावर माइनस 15 सेकेंड, तो एक सेकेंड में 10 पे पावर 15 चक्कर लगा लेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब आ जाइएगा 30 पर। चलो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इसके बाद से 2-3 क्वेश्चन और है, ठीक है। बोला है 1 माइक्रोन में एंगस्ट्राम की संख्या बताओ। तो भाई साहब 1 माइक्रोन में एंगस्ट्राम की संख्या बताना है, तो 1 माइक्रोन की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 1 माइक्रोन बराबर आपका होता है भाई साहब 10 पे पावर माइनस का 6 मीटर। 1 माइक्रोन की वैल्यू 10 पे पावर माइनस 6 मीटर होता है, लेकिन 1 माइक्रोन में एंगस्ट्राम की संख्या बताना है। तो तुमको पता है कि 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 पे पावर माइनस का 10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है। यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू निकालोगे एंगस्ट्राम में, 1 मीटर की वैल्यू एंगस्ट्राम में निकालोगे तो 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम के बराबर आएगा। यानी कि मीटर को अगर एंगस्ट्राम में बदलना है तो 10 पे पावर 10 से गुणा कर दो। तो भैया मीटर को एंगस्ट्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मीटर को एंगस्ट्राम में बदलने के लिए भाई साहब किससे गुणा करेंगे, इसी में कच्च से गुणा कर दो 10 पे पावर 10 से, तो एंगस्ट्राम में बदल जाएगा। तो आपको 10 पे पावर 4 एंगस्ट्राम के बराबर होगा। यानी 1 माइक्रोन की जो वैल्यू है 10 पे पावर 4 एंगस्ट्राम के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक बार फिर से समझिए, देखो 1 माइक्रोन की जो वैल्यू है वो आपका 10 पे पावर माइनस का 6 मीटर होता है, ठीक है। अब हमको पता है 1 एंगस्ट्राम की वैल्यू 10 पे पावर माइनस 10 मीटर होता है, तो यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू निकालोगे एंगस्ट्राम में तो 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम आएगा, क्योंकि 10 पे पावर माइनस 10 लेफ्ट साइड आएगा तो 10 पे पावर प्लस का 10 हो जाएगा। यानी 1 मीटर में 10 पे पावर 10 एंगस्ट्राम होगा। अब देखो मीटर को एंगस्ट्राम में बदलने के लिए मैंने 10 पे पावर 10 से गुणा किया, तो आपका 1 माइक्रोन की जो वैल्यू है वो आपका 10 पे पावर 4 एंगस्ट्राम आया। यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 पर आओ। 1 नैनोमीटर तुल्य है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने तुमको पढ़ा रखा है मेरे प्यारे दोस्त कि 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो कितना के बराबर होती है, तो भैया 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा 10 पे पावर माइनस का 9 मीटर के बराबर होती है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन आपका मिलीमीटर और सेंटीमीटर में है, तब क्या करोगे, मैंने तो तुमको मीटर में बताया है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन तुम्हारा मिलीमीटर और सेंटीमीटर में है। तो भाई साहब करना कुछ नहीं है, आपको इतना पता है ना कि 1 मीटर की जो वैल्यू होती है वो तुम्हारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर की जो वैल्यू है वो तुम्हारा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो आपका 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 10 पे पावर माइनस का 9 है, और 100 को क्या लिखोगे, 10 पे पावर 2 से जब गुणा करोगे तो ये तुम्हारा सेंटीमीटर में बदल जाएगा। यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैंने किससे गुणा कर दिया, इसी में कच्च से मैंने 100 से गुणा कर दिया तो सेंटीमीटर में बदला। तो आपका कितना मिल जाएगा, 9 में से 2 घटाओगे तो 10 पे पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। तो 10 पे पावर माइनस का 7 सेंटीमीटर हो गया।
अब ये बताओ, अगर सेंटीमीटर में भी ऑप्शन नहीं रहता, मिलीमीटर में दिया रहता, तब क्या करते? तो भैया 1 मिलीमीटर, अगर मिलीमीटर में दिया रहता तब क्या करते? तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। यानी कि सेंटीमीटर को अगर हमको मिलीमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? सेंटीमीटर को अगर हमको मिलीमीटर में बदलना है तो 10 से गुणा कर देते, तब हमारा 10 पे पावर माइनस का 6 मिलीमीटर आ जाता। तो तीनों मैंने तुमको बता दिया कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, ये भी बताया। 1 नैनोमीटर में 10 पे पावर माइनस 9 मीटर होता है। और 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये भी मैंने बताया। और 1 नैनोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, ये भी मैंने तुमको बताया। अब तुम सोचोगे किलोमीटर भी बता दो। तो भैया 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है वो 10 पे पावर माइनस का 9 मीटर के बराबर है। 1 नैनोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे ये बताना है। तो भैया मीटर से हमको अगर किलोमीटर में जाना है ना, तो क्या करते हो? अगर मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 1000 से भाग देते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू निकालोगे तो 1/1000 किलोमीटर आएगा। यानी मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे दोगे तो 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू होगी वो 10 पे पावर कितना होगा, माइनस का 12 किलोमीटर होगा। इसमें भाग करना है। जब 10 पे पावर माइनस 9 में 1000 से भाग दोगे तो 1 नैनोमीटर की वैल्यू 10 पे पावर माइनस 12 किलोमीटर होगा। तो कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कुछ दूरी को नैनोमीटर में सरलता से लिखा जा सकता है? नैनोमीटर में सरलता से लिखा जा सकता है परमाणु के व्यास को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में मैंने आपको बताया है मापन यानी कि फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड टॉप 15 क्वेश्चन का। उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में मैंने कम से कम 3 से 4, किसी किसी क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन बताया है। तो 50 से ऊपर प्रश्नों का सॉल्यूशन आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो, अगर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले स्टोर से भाई साहब ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर से ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना। जैसे चैनल का लोगो है ना, इसी टाइप का लोगो, सेम टू सेम लोगो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। तो ओडी स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लेना। और स्टार्टिंग के इंटरफेस में ही तुमको क्या क्या करना है, नोट्स और पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना है। फ्री नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे ना तो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जिसका एक भी रुपया देना नहीं है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको ओडी स्टडी पॉइंट का जो ऐप है ना, वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और पीडीएफ और नोट्स वाले सेक्शन में जाना तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।